दोस्तों, स्वागत आप सभी के टीएस क्लासेस में। ये दो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होती है आपके सिलेक्शन का, क्योंकि हमें पता है चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी करो, चाहे एलपी की तैयारी करो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे टेक्नीशियंस की तैयारी कर रहे हो, 50% से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आने हैं क्या इन्हीं दो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका ये दो पोर्शन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसे संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद फिर वो धीरे धीरे हो सकता है इस पोर्शन को अच्छा कर भी लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको ये दो पोर्शन जो आपका ठीक नहीं हो रहा, अगर आपका लेवल कुछ भी हो मेरे भाई, इस लेवल पर भी हो, अगर आपको इस टॉप मोस्ट लेवल पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग में पहुंचना है, तो वो सारे मैं आपको यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद से किया था। क्योंकि मेरे लिए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भैया बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एज ऑनेस्टली आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी करता था, तो मेरे लिए दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसलिए था क्योंकि पूरी तैयारी में अपनी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए अधिकतर टाइम देता था, तो इन दो सब्जेक्ट के लिए मैं टाइम ही नहीं दे पाता था, और कोचिंग इन दो सब्जेक्ट की मैंने किया भी नहीं था। तो उसको मैंने सेल्फ इम्प्रोवाइज कैसे किया था, मतलब खुद से उसको कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योंकि ये दो सब्जेक्ट से अगर आप नंबर आपकी जो होती है आने की प्रोबेबिलिटी जितनी होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम इसलिए होती है क्योंकि इसमें नंबर कटते नहीं है। अगर क्वेश्चन सही आपने सोल्व किया है तो पूरे नंबर मिलने हैं भाई। और इसमें सारे टॉपिक जो होते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग में फिक्स होते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं, तो वो आना ही होता है, बट आपको प्रैक्टिस रखनी होती है। तो अब बात करते हैं इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें डर होता है जब हम लोग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। सिंपल क्वेश्चन जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की हो, चाहे वर्क एंड टाइम हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, एप्टीट्यूड की बात करें तो हमें प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि उनका भी जो क्वेश्चन का लेवल होता है पहले जीरो लेवल से आप स्टार्ट करो तो टॉप लेवल तक पहुंच जाती है। फिर अगर आप कैलेंडर की बात करो, क्लॉक्स की बात करो, सेटिंग अरेंजमेंट्स की बात करो, पाई चार्ट की बात करो, तो सारे टॉपिक्स में धीरे धीरे आप देखोगे बहुत सारे आप जो कैंडिडेट जिनको है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और मैंने उसको यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचाया था, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लगे, बट हाँ पूरी ऑनेस्टली मतलब आपको एक स्ट्रेटेजी दे दूंगा जिससे आप इन दोनों ही सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ अपनी एक कहानी बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मेरे माइंड में भी इन दो सब्जेक्ट को लेकर कितना डर था। बात करते हैं जब 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम एक गेट की प्रिपरेशन जब करता था। तो जब मैंने 2017 में जब मैंने गेट का एग्ज़ाम का जब मैंने अटैम्प्ट दिया था, तो गेट के एग्ज़ाम अगर जो बीटेक वाले बंदे हो गए उनको पता है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर के आते हैं। तो उसमें मेरा 53 नंबर आया था। उसमें दो सेक्शन बटा हुआ था, ठीक है। एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक होता है। नॉन टेक में जैसे कि टेक्निकल में 70 क्वेश्चन से रहता था, 15 क्वेश्चन में जीएस आपका जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला 15 नंबर का पोर्शन होता था, 15 नंबर मैथ्स का रहता था। तो मेरा इतना मतलब अंदर से वो फियर था उस टॉपिक में, एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। तो मैंने 2017 में जो है ना उसको मैंने वो सेक्शन जो एक रहता है जब आप ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो, तो मैंने उसको खोल के भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे माइंड सेट में भरा हुआ था कि मेरे को ये दो टॉपिक जो नहीं आते हैं और मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और सेम चीज़ मैं जिस चीज़ को सोचते रहता था एग्जाम को प्रिपरेशन करने से पहले, वही चीज़ जब मैं एग्जाम में बैठा तो वही डर मेरे को सताया और मैं उस टॉपिक को मतलब उस जो सेक्शन होता है उसको खोल के भी नहीं देखा। 2018 में जब अपन एलपी वगैरह का फॉर्म भरे तो फिर बात आई कि अब तो यार इन दो टॉपिक को तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कि इन दो टॉपिक के अलावा आपका एएलपी में भी जो CBT 1 होता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप भाई CBT 1 निकाल के चल जाओ। तो जहाँ पे मैं रहता था मैंने सोचा कि चलो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की अलग से कोचिंग क्लास कर ले। तो बहुत सारा जगह जहाँ पे बैंकिंग की क्लासेस होती थी या SSC वगैरह की क्लासेस होती थी, तो मैंने बोला कि सर मुझे जो है मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस करना है, क्योंकि मेरा टॉपिक जो वीक है। तो उन्होंने बताया देखो मैथ्स और रीजनिंग जो होता है अलग से तो नहीं, लेकिन जो उनका कोर्स होता है उस कोर्स में आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैथ्स जिसको हम लोग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं वो आपका फर्स्ट जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट वाली जो आपकी पीरियड है उसमें मैथ्स होगी, हो सकता है नेक्स्ट में आपका जीएस चलेगा, फिर नेक्स्ट में रीजनिंग होगा, तो आपको सारे वही मतलब टाइम आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये तो रोजा वाली बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। फिर बात क्या आई, सेल्फ स्टडी की बात आई। कोचिंग का तो डामाडोल हो गया, और 2018 का आपको पता है कि 2019 के बाद से तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बूम एक तरह से आया था जब कोरोना पेंडेमिक आया था। लेकिन 18 में उतना भी ज़्यादा नहीं आई थी कि हाँ ऑनलाइन कोर्स ले ये करें और यूट्यूब से अपना तैयारी करें, उतना भी ज़्यादा अवेयरनेस अपने को तो नहीं थी भाई। तो फिर सोचा कि सेल्फ स्टडी करना, बट जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हो नॉर्मल सी बात है, जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन अगर उठाता था कि भाई कि एक चोर रहता है एक पुलिस रहता है, ठीक है। चोर जो रहता है चोरी करके मान लो कि कुछ डिस्टेंस तक भाग गया,
और उसके बाद पुलिस ने उसको क्या किया, पीछा करना स्टार्ट किया। तो चोर जो है, अब बताओ कि जो है पुलिस जो होता है चोर को कितना डिस्टेंस पे मतलब जाके पकड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस और भी बहुत सारे धीरे धीरे मतलब कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस बनते थे भाई। हम लोग पढ़ते थे कि भाई वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू अपना क्या डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, या तो स्पीड अपन टाइम लेते हैं अपन, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम लेते हैं, सॉरी। तो यही चीज़ अपन फॉर्मूला पढ़े, बट फॉर्मूला पुटिंग यहाँ पे आता था, वहाँ पे तो समझ में आ जाता था। और लेकिन जहाँ पे कंसेप्ट वाली बात आती थी तो दिक्कत होती थी। जब प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मल क्वेश्चंस बन जाते थे। वर्क की बात करूँ, वर्क एंड टाइम की, वहाँ पर भी भाई ए ने जो है किसी काम को 56 डे में किया है और ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में किया है, तो बता बी कितना दिन में करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन से बन जाते थे, बट थोड़ा जब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते थे तो डिफिकल्ट आता था। तो हमेशा देखना जो सेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है उस पर जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और जब वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और हमको उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है माइंड में, कॉन्सेंट्रेशन में, तो आजकल हमारे जो माइंड की कंसंट्रेशन है ना भाई वो सेकंड वाली हो गई है ये शॉर्ट वीडियोस देख के, कि भैया 5 सेकंड में भैया वीडियो में मजा आना चाहिए, तो स्किप। तो कंसंट्रेशन जो है माइंड की बन नहीं पाती है। और जो टफ सब्जेक्ट हमें लगता है जैसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जिसके लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का ये पोर्शन आप सुनते हो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अच्छा करने के लिए उनको मेहनत करना पड़ता है। तो ये कंसंट्रेशन आपको तो ऐसे ही मान लो हमारी कंसंट्रेशन अभी के टाइम में कम हो गई है। और जब हमारा कोई टफेस्ट सब्जेक्ट को जब हम लोग फेस करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम लोग फिर स्किप करते हैं। मेरा भी बिहेवियर सेम था कि भाई जब पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, पता चला आधा घंटा 1 घंटा छोटा छोटा क्वेश्चन को लेके बैठ जाता था और सोचता था फिर यार ये तो टाइम ले रहा है, इसको हटाओ। फिर देखा कुछ दिन ऐसा चला, फिर मैं सोचा कि भाई कितना दिन ऐसा चलेगा। फिर मैंने क्या किया ना, एक दोस्त था मेरा, उसके साथ में साथ में बैठ के हम लोग सोचे कि चलो यार एक साथ बैठ के अपन तैयारी करते हैं। तो पहले एक बुक मतलब कोई एक कोचिंग क्लासेस की मतलब एक एप्टीट्यूड की आपकी बुक रहती थी, चाहे आप आर्य सर्कुलर वगैरह भी रख सकते हो। तो फिर क्या होता था कि उस बंदे को देखता था भाई, वो तो क्वेश्चंस जैसे पहले हम लोग क्या करते कि उस बंदे का थोड़ा कंसेप्ट अच्छा था, तो मैं खुद से क्या करता था पहले कि पहले अपना जो थ्योरी दिया हुआ था तो थ्योरी को अच्छे से समझता था, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम है, सारे नंबर सिस्टम की थ्योरी समझा अच्छे से, फिर उसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रहता था, प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाया, फिर उसके बाद चैप्टर में जाता था। उस बंदे को दिखता था यार बड़ा जल्दी सोल्व कर लेता था, और मतलब मेरे लिए वो क्वेश्चन बड़ा टफ होता था। तो फिर मैं उसके बराबर ही मतलब प्रिपरेशन हम लोग साथ में भी नहीं कर पाने लगे इसके लिए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई ये मेरा वीकनेस पॉइंट है। और एक होता ना कि जब आपके पास समस्या आती है तो समस्या से नहीं भागना है, उसके पीछे भागना है। जब आप उसके पीछे भागते हो ना, मैंने क्या बोला, समस्या से नहीं भागना है, आपको उसके पीछे भागना है। तो आप उस चीज़ को फिर क्या कनकर कर जाते हो, उस पर आप जीत हासिल कर लेते हो। मैंने वही किया। जब मैं मॉर्निंग में उठता था तो अपना जो एक डेली का रूटीन सेट रहता था कि हाँ मुझे पहले जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जो मेरी रहती थी कि या आप भी पढ़ रहे हो तो आपके भी जीएस होंगे, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ के जो थ्योरिटिकल पोर्शन होगा, अगर अपने शॉर्ट नोट्स बना कर रखो तो उसको मॉर्निंग में रिवाइज कर लिया। तो मेरा भी वही था, रिवीजन कर लिया। और जो टफ सब्जेक्ट तो उसको सबसे पहले रखता था मैं। तो जैसे मैं अगर एप्टीट्यूड की बात करूँ तो उसमें करता क्या था कि जब सबसे पहले तो वही आप आर्य सर्कुलर वगैरह भी रख सकते हो या किसी भी कोचिंग क्लासेस की एप्टीट्यूड की बुक्स रख सकते हो। उसको पहले थ्योरी कंसेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक, वो कितना भी टाइम ले डोंट वरी। फिर क्या करना है, उसका चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन जो देखना कि हर एक वेराइटीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके जाके प्रैक्टिस करने के बाद कुछ चैप्टर से कर लेने हैं। उसके बाद सेम टॉपिक से रिलेटेड, फिर मैं वही बात हर एक वीडियोज़ में बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक या कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपने परचेज किया होगा उससे जाना है और उस टॉपिक से रिलेटेड उसका टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। एक तो आप वो कर सकते हो। दूसरी काम क्या करना है, हम तो अगर रेलवे के ऊपर फोकस है तो आप ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वेरी इंपॉर्टेंट। आप भले ही जेई की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, बट ग्रुप डी के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना अगर आपकी लेवल को अप करना चाहते हो। क्योंकि एक होता है ना कि जब हम लोग आगे बढ़ने का मन तभी करता है जब हमारा इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो जब ग्रुप डी के आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाओगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाओगे धीरे धीरे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी जो कंसेप्ट है ना धीरे धीरे क्या और बढ़ रही है। आज थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ लिया, आज इस सब्जेक्ट को इस टॉपिक को पढ़ा, कल उस टॉपिक को पढ़ा। और जैसे टॉपिक को मैं कंप्लीट करता था टेस्ट सीरीज लगाने के लिए बैठ जाता था। टेस्ट सीरीज में भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर देखना अच्छा टेस्ट सीरीज में किस तरीके से बनाया गया, क्यों ये क्वेश्चन बना नहीं मेरा कैसे। और डेली बेसिस पे एक टाइम लिमिट फिक्स करके इसी तरह से मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन जो है पहले थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर लगाने हैं, टेस्ट सीरीज देना। ये सर्कल अगर आपने करना चालू कर दिया और एक जब सारे टाइम में एक टाइम जब आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसका एक पूरा एक कंबाइंड जो टेस्ट होते हैं देखना
चाहे आप एलपी की भी लगा सकते हो, एलपी वाले में भी आप चैप्टर वाइज लगा सकते हो, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया रेलवा का उसका भी लगा सकते हो। इसी तरीके से मेरे भाई करना, प्रैक्टिस करके मैं बता रहा हूँ। मतलब मैंने जब एएलपी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उसमें ही CBT 1 हो चाहे CBT 2, दोनों में ही आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड थे। जब मैंने आपका आरआरबी जेई का दिया उसमें भी था, एनटीपीसी का मैंने जब दिया तो उसमें भी था। तो सारे में मेरे भाई यही 2 ऐसा सेक्शन रहता था जो मेरे को सिलेक्शन करवाने के लिए मेरे को आगे करता था। क्योंकि जीएस एक ऐसा सेक्शन है यार, कितना भी पढ़ लो कम पड़ता है, उसमें आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लक पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने जिस पोर्शन से पढ़ा उस पोर्शन से आंसर, मतलब क्वेश्चन सबके एग्जाम में देखने को मिल गया। बट मैथमेटिक्स जिसको हम लोग एप्टीट्यूड बोलते हैं और रीजनिंग, ये 2 पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से आपको क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स रहता है कि इस टॉपिक से आना ही है, बट उनका लेवल अलग अलग रहता है। तो ये सर्कल जरूर आप इसको कंबाइन करके डेली बेसिस पे करो मेरे भाई। 1 महीना हो सके स्टार्टिंग में टाइम लगे, डोंट वरी। जब हमारा लर्निंग फेज होता है उसमें टाइम लगता है, बट आप जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट जब करते चले जाओगे, अरे भाई वो लेवल भी आपकी भी जो है बन जाएगी। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए ये करो, डेफिनेटली ये आपके लिए काम करने वाला है, ठीक है। चलो फिर भी अगर कुछ कमेंट्स हो दिमाग में, मतलब आपको डाउट्स हो तो फिर कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। ये रहा मैथ्स और रीजनिंग का फंडा। और अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो इन 2 सब्जेक्ट जो है भैया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन में, क्योंकि 50% से ज़्यादा वेटेज जो होता है किसी भी पोस्ट में अगर बात करो रेलवे में, इन्हीं 2 सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।